हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण का मतलब हुआ कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उसको समाज के अनुरूप बनाना, समाज के अनुसार ढालना। ठीक है। देखो, कोई भी छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा कि कोई भी शिशु है तो वो उसके अंदर कुछ नहीं होता है, बहुत ही ब्लैंक होता है। तो वो एकदम सावयव के समान होता है। अभी मैंने जैसे कल ही परसों में एक वीडियो बनाई थी, टैबुला रासा। तो उसमें सिद्धांतकार ने बोला कि जो मानव मस्तिष्क है वो ब्लैंक होता है, उसकी जो मौलिक अवस्था होती है, जो मौलिक रूप होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल भी उसको कुछ पता नहीं होता। तो शिशु को आपने देखा होगा, वो बिल्कुल सिर्फ एक शरीर मात्र होता है। क्या है, कौन है, बाहरी दुनिया में रिश्ते नाते और किसको क्या, ये सब कुछ नहीं पता होता है। छोटे बच्चे को देखा होगा, उसको सिखाया जाता है, बेटा माँ बोलो, बेटा पापा बोलो। ऐसे छोटे बच्चे को धीरे धीरे करके चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके आदतें सिखाई जाती हैं। उसके बाद उसके अंदर आता है एक रहन सहन का तरीका कि समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे संबंधों को निभाना है, कैसे संबंध बनाने हैं। ये सारी चीज़ें वो समाज में सीखता है। तो धीरे धीरे वो समाज से घुलता मिलता है, और जैसे जैसे समाज के सदस्यों से मिलता है वो धीरे धीरे उतना ही सीखता है और उतना ही ग्रो हो जाता है, और फिर वो खुद को समाज के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है समाजीकरण। कि एक बच्चा कह लो या व्यक्ति कह लो, एक व्यक्ति का समाज के नियमों के अनुरूप बनना, उसको समाज के अनुरूप ढालना, वो जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं समाजीकरण। ठीक है। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि प्रमुख समाजशास्त्रियों ने दी हैं। जैसे जॉनसन है, तो जॉनसन ने कहा कि समाजीकरण सीखने की वो प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के योग्य बनाता है। तो इन्होंने कहा कि सीखना मतलब सिर्फ सीखना ही समाजीकरण नहीं है। सीखने का मतलब है कि आप ऐसे सीखो कि आप सामाजिक भूमिकाओं को निभा पाओ। यदि समाज में आपको कोई दायित्व दिए जाए, कोई पद प्राप्त हो, तो उसके अनुरूप आप खुद को ढाल पाओ, उनको निभा पाओ, वो सीखना कहलाता है समाजीकरण। अब चोरी सीखना और गलत चीज़ें सीखना वो समाजीकरण के अंतर्गत फिर इन्होंने नहीं रखा। जॉनसन ने कहा कि समाज में जो भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं को निभाने के योग्य जब आप बन रहे हो तो वो समाजीकरण है। समाज में पहली भूमिका बच्चे को क्या मिलती है, एक पुत्र की या एक पुत्री की। तो ऐसे ही बाद में धीरे धीरे उसको जो पद और भूमिका मिलती जाती हैं उनको ही निभाना और उनको सीखना वो कहलाता है समाजीकरण, अकॉर्डिंग टू जॉनसन। आगबन के अनुसार समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह के आदर्श और नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। मतलब इन्होंने बताया कि समूह के कुछ नियम होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, और उन मानदंडों को सीखना, उन नियमों के अंतर्गत कार्य करना, किस तरीके से उन नियमों का पालन करते हुए आपको समाज में रहना है, ये सीखना समाजीकरण है। ठीक है। दुर्खीम ने कहा कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना समाजीकरण। देखो, इन्होंने नैतिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है कि मॉरल्स जो हमारे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चे के अंदर जब नैतिक वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो नैतिक मूल्य है वो आ जाते हैं, तो कहा जा सकता है कि वो जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण है। लेस्ली वाइट ने बताया कि समाजीकरण व्यक्ति का विकास करता है। व्यक्ति जैसे जैसे सीखता जाता है वैसे वैसे वो ग्रो करता है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। आपने देखा होगा बचपन में आपको उतना ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, फिर घर से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर आपने अपने मित्रों से बहुत सारी आदतें सीखी कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, समाज में ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। विद्यालय में आपने अपने गुरुजनों से बहुत सारी चीज़ें सीखी, समाज में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ये सब क्या है, समाजीकरण है, जिससे व्यक्ति का विकास होता है। जैसे जैसे वो सीखता है वैसे वैसे वो ग्रो करता है। ग्रीन ने कहा कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये जो परिभाषा है बहुत बार पूछी गई है। समाजीकरण वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा खुद को प्राप्त करता है। आत्मपन मतलब उसका सेल्फ, वो खुद को प्राप्त करता है, अपनी पर्सनैलिटी को प्राप्त करता है, अपने कल्चर को सीखता है।
अब आप बोलते हो कि मेरी ऐसी आदत नहीं है या मेरी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरा ऐसा एटीट्यूड नहीं, तो ये आपकी वाली आदत, आपका खुद का सेल्फ ये कहाँ से आया? आपने सीखा समाज में रह करके, बहुत सारे लोगों के द्वारा आप प्रभावित हुए। अगर बारीकी से कभी ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि आपके अंदर जितनी आदतें हैं वो आपकी एक भी नहीं है। कुछ आदतें आपने किसी से सीखी, कुछ आदतें आपने किसी से सीखी, और फिर वो जा कर के बनता है एक व्यक्तित्व आपका। तो ये सब सीखना, यही है समाजीकरण अकॉर्डिंग टू ग्रीन, जिसमें बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और खुद की पर्सनैलिटी को प्राप्त करता है। किम्बाल यंग ने बताया कि समाजीकरण वो क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब कि एक तो वो समाज में रहना सीख रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, मतलब समाज में रहना सीख रहा है, समूहों का सदस्य बन रहा है, उसको समाज के मूल्य पता चल रहे हैं, मानक पता चल रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करना सीख रहा है। ये सब जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, ये कहलाती है समाजीकरण अकॉर्डिंग टू किम्बाल यंग। ठीक। फिचर ने कहा कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है, उनसे अनुकूलन करना सीखता है। क्या है? अनुकूलन की बात जहाँ पे आ गई और सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करने की बात आ गई तो फीचर हो जाएंगे। ठीक है, कि व्यक्ति किस तरीके से किस परिस्थिति में अनुकूलन करना सीखे। देखो परिस्थितियाँ बहुत जटिल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि आप उनको हैंडल कर ले जाते हो। ये जो साहस है ये कहाँ से आता है? आपके गुरुजनों से आता है, या आपके माता पिता से, या किसी दूसरे पर्सन से जिससे आपने चीज़ें सीखी। तो वो सीख सीख के ही तो आया ना, और व्यवहारों को आपने एक्सेप्ट करना सीखा। ठीक है। स्टेसी ने बताया कि समाजीकरण विकास की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक व्यक्ति ज्ञान, क्षमता, विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण और स्वभाव को प्राप्त करता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें नॉलेज भी मिलता है, हमारे अंदर क्षमता का भी विकास होता है कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि नॉलेज आएगा तभी हमारे अंदर क्षमता आएगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। उसके बाद हमारे विश्वास डेवलप होते हैं कि हम किसी चीज़ को मानते हैं, तो वो चीज़, वो मानना कहाँ से आता है? वो हमारे बिलीव्स, वो कहाँ से आते हैं? चाहे वो वैज्ञानिक विश्वास हो या फिर धार्मिक विश्वास हो, कुछ भी हो, ये विश्वास हमें समाजीकरण से प्राप्त होते हैं। हमें मूल्य सीखने को मिलते हैं, हमारा खुद का एक दृष्टिकोण बनता है, और जिस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं, यानी कि हमारा जो परिवार है, हमारी मित्र मंडली है, या जो दूसरे लोग हैं जहाँ से हमने चीज़ें सीखी, जिनका हमारे आसपास में रोल है, उनसे हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छी संगति करनी चाहिए। जब अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो आपके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। इसीलिए बोला जाता है कि मित्र अच्छे बनाओ और अच्छे लोगों की संगति में रहो, तो जो आपके अंदर मूल्य और जो आपका स्वभाव होगा, जो आपका दृष्टिकोण होगा, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ में रहने लगो तो आपकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, और जब अच्छे लोगों के साथ में रहने लगो तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे ही आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होने लगती है। उसको देख देख के आप उनको फॉलो करना, मतलब चाहते नहीं हो, लेकिन देख देख के वो अपने आप से ही आने लगती हैं चीज़ें। तो इन्होंने वही चीज़ बताई स्टेसी ने। तो देखो परिभाषाएं बहुत सारी हैं, इनको आप याद करने का तरीका ये है, या तो आप लिख लिख के याद करो, या फिर हर परिभाषा में से कुछ कुछ कीवर्ड पकड़ लो और उसको उस थिंकर के साथ कोरिलेट कर लो कि ये थिंकर ने ये बोला, ये थिंकर ने ये बोला, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको परिभाषाएं बहुत सारी मिल रही हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रिवीजन बार बार करो, जो भी चीज़ पढ़ो उसको डेली एक बार रिवाइज करो, और वीकली जो भी वीक भर में पढ़ा है उसको वीकली रिवाइज करो। संडे संडे क्लास नहीं होती है तो संडे को रिवीजन कर लिया करो, और बाकी जब मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ तो साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी करो, तो वो भी एक तरीके का रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। तो आपको पता भी चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, और साथ साथ में चीज़ें याद भी होती जाएंगी। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से सिलेबस फिनिश करूँ, और उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस, एंड बाकी रिवीजन पे फोकस करेंगे। तो संक्षेप में अगर हम कहें कि समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण का मतलब है कि हम मूल्य और भूमिकाओं को सीखते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें व्यक्ति मूल्यों, भूमिकाओं को सीखता है, जिससे व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बन पाता है। ठीक है, सिंपली कहें कि समाज के अनुसार खुद को ढालना, सामाजिक प्राणी बनना, समाज के मूल्यों और भूमिकाओं को सीखना, एक ऐसा प्रोसेस, वो है समाजीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर समाजीकरण से संबंधित एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मतारोपण।
किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अपने विचारों को उस पर थोपना। जैसे मैं कहूँ कि हिंदू धर्म में जो भी पुरानी रीतियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। सपोज़ मैं वर्ण व्यवस्था की बात करूँ कि वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है और वो वर्तमान में लागू होनी चाहिए। आप वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यवसाय करो। अब कोई व्यक्ति नहीं मानना चाह रहा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उस पर अपनी विचारधारा थोप रही हूँ कि तुमको मानना ही मानना है किसी भी तरीके से, तो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अपने विचारों को उस पर थोपना, ठीक है। या फिर कोई भी वो विचार हो सकते हैं, चाहे वामपंथी ले लो या फिर रूढ़िवादी विचार ले लो या आधुनिक विचार ले लो, कि ये व्यक्ति का मन नहीं है लेकिन हम फिर भी उसको जबरन वो चीज़ बार बार दिखा रहे हैं, बार बार उसको बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करो। बार बार जब वो चीज़ देखेगा, बार बार वो चीज़ सुनेगा, तो फिर वो करना शुरू कर देगा। अब वो कई तरीके से हो सकता है, चाहे तो वो दिखा दिखा के नकल करके सीखना या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है। न्यूमेयर ने कहा है कि व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। जब व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो सोशलाइज पूरी तरीके से हो जाए। पार्सन्स ने बताया कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखना और आंतरिकृत करना। देखो, पार्सन्स ने मूल्यों की बात बहुत ज़्यादा करी है। तो जब वो व्यक्ति मूल्यों को सीख लेता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है, आंतरिकृत का मतलब हो गया अपने अंदर समा लेना, खुद को उन मूल्यों के अनुसार बना लेना, खुद के अंदर इतना ज़्यादा वो समाहित हो जाएं कि आप उनके विरुद्ध कुछ कर ही ना पाओ। जैसे अगर आपके अंदर ये आ गया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, ये आपके अंदर आ गया, तो फिर आप बोलोगे नहीं। आंतरिकृत करने का मतलब है अपने अंदर समाहित कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब हम देखते हैं कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये किस तरीके से संपन्न होती है। जब बच्चा छोटा होता है, छोटे से फिर बड़ा होता है, तो कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से सोपान। सोपान मतलब होता है किन किन चरणों से होकर के वो सारी प्रोसेस जो है वो होती है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सोपान या अलग अलग चरण बताए हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं, एक है आपके फ्रायड और दूसरे हैं आपके जॉनसन, ठीक। एक फ्रायड और दूसरे जॉनसन। तो फ्रायड ने बताए हैं 7 चरण और जॉनसन ने बताए हैं 4 चरण, या इनको सोपान भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से हैं जो कि इन दोनों ने बताए हैं, तो इन्होंने सिर्फ 4 बताए थे और इन्होंने 3 और एक्स्ट्रा बताए हैं, यानी 7 बताए। तो जो चरण हैं वो ऐसे हैं, जो पहली अवस्था होती है, या इसको आप अवस्था कह लो, चरण कह लो, स्तर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो समाजीकरण की जो पहली अवस्था होती है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, शिशु, नवजात शिशु, ठीक है। तो वो जो पहली अवस्था होती है वो होती है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था में क्या होता है कि जन्म से 1 से 1.5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो मौखिक अवस्था में होता है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। छोटा बच्चा देखा है, छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो इशारा करता है, माँ से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। अपनी भूख प्यास और जो भी उसकी नीड्स हैं, तो उसके लिए वो माँ को अपनी इशारा देता है। इशारा मतलब रोता है, संकेत करता है, रो रो के, या फिर किसी दूसरे तरीके से कि उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देख करके माँ समझ जाती है। तो माँ से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से इस अवस्था में संबंधित होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल दूसरे पे निर्भर रहता है। तो वो पहली बार समाज में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, ठीक है। जन्म से 1.5 वर्ष तक ये अवस्था रहती है मौखिक अवस्था, जहाँ पर वो संकेतों के द्वारा, कुछ बोल तो पाता नहीं है, तो मौखिक का मतलब है संकेतों के द्वारा। दूसरी अवस्था आती है, दूसरा चरण, जिसको बोलते हैं शैशवावस्था या शौच अवस्था, ठीक है। 1.5 से 3-4 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, तो फिर जब वो 1.5 साल का बच्चा हो गया तो फिर धीरे धीरे वो पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर थोड़ा थोड़ा खड़े होना सीखता है। फिर 3-4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 1.5 से 3-4 साल तक के बीच में उसको सिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा कि आप अपने जो कार्य हैं उसको खुद से करो, खुद को थोड़ा सा संभालना सीखो। जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए आप बिल्कुल पूरे पे दूसरे पे डिपेंड ना रहो, थोड़ा थोड़ा खुद को संभालना सीखो, अपना खुद के कार्यों को करना सीखो। सिंपली उसको शौच प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है इडिपस या तादात्मीकरण अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये चलती है 4 से 12-13 वर्ष तक। ये चलती है 4 वर्ष से 12-13 वर्ष तक चलती है, जहाँ पर उसको सिखाया जाता है कि आप किस जेंडर के हो,
मतलब 12-13 साल का एक बच्चा या एक बच्ची जब हो जाती है तो उसको धीरे धीरे थोड़ा सा धीरे धीरे करके लिंग भेद सिखाया जाता है कि आप लड़के हो तो आपको ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों के साथ में रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए, लड़की हो तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से रहना चाहिए। तो ये जो समाजीकरण है समाज में हमें मिलता है। तो लिंग भेद और शारीरिक विशेषताओं के अनुरूप आपको बताया जाता है कि आपको व्यवहार करना चाहिए। जैसे लड़कों से बोला जाता है थोड़ा सा अगर वो तेज़ भी बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लड़कियां बहुत तेज़ बोलें तो ऐसा माना जाता है गला फाड़ के चिल्ला रही है, गलत चीज़ है। तो ऐसा होता है। और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप लड़के हो तो आपको, जैसे बोला जाता है ना, लड़के रो नहीं सकते। तो एक ये भी रूढ़िबद्धता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता, जबकि बहुत ही गलत है। क्यों नहीं रो सकते भाई? उनको पीड़ा नहीं होती क्या? या फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बिल्कुल रो सकते हैं, लेकिन ये सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा है। और लड़कियों को थोड़ा सा कोमल स्वभाव वाला बनाने पे जोर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें 4 से 12 से 13 वर्ष तक उसको थोड़ा सा सिखाया जाता है, जब वो समाज से थोड़ा सा तादात्म्यकरण करता है। ठीक है, जो उसकी मौलिक जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ करके धीरे धीरे वो समाज में आना, समाज के व्यवहार को, कि किस तरीके से कैसे व्यवहार करना है समाज में, कहाँ पे कैसे रहना है, कैसे बातें करनी है, ये सब कुछ धीरे धीरे सीखता है। तो वो परिवार और उसकी जो पड़ोस की जो मित्र मंडली है, यहाँ पर उसका वो वाला साथी होता है। आजकल तो स्कूल भी इस एज में बच्चे जाते हैं, तो स्कूल से भी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर चौथी अवस्था आती है किशोरावस्था। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था में होती है किशोरावस्था, जिसमें जो बच्चा है वो स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा चाहने लगता है। मतलब उसके अंदर फ्रीडम वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता चाहने लगता है कि मुझ पे कोई भी बंधेज ना हो। देखो, 13 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, बहुत ही कह सकते हैं कि संवेदनशील अवस्था होती है। अगर बच्चे के अंदर जो गलत आदतें हैं वो जो लगती हैं तो बेसिकली यहीं से लगती हैं, या फिर जो उसका व्यक्तित्व निर्धारण होता है वो यहीं से होता है। तो इस अवस्था में जो किशोरावस्था कहती है, उसमें वो चाहता है कि मुझे पूरी तरीके से फ्रीडम मिले। माता पिता के नियंत्रण भी उसको बुरे लगते हैं, समाज के नियंत्रण उसको बुरे लगते हैं। थोड़ा सा जो तो अपोजिट जेंडर के प्रति जो आकर्षण होता है वो बढ़ता है। थोड़ा लड़के लड़कियों का भेद पता चल गया ना, तो थोड़ा सा अपोजिट जेंडर के प्रति उसके अंदर आकर्षण आता है। देखो, देखा होगा ना, ये चीज़ें थोड़ा सा होती हैं, ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर जब उसको सांस्कृतिक मूल्य सिखाए जाते हैं और व्यक्तिगत अनुभव उसको प्राप्त होते हैं, तो उन सांस्कृतिक मूल्यों और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर लेता है। मतलब उसके अंदर अपोजिट जेंडर के लिए आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन फिर समाज में ऐसा करना गलत माना जाता है और उसको थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड भी बनाया जाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें, सांस्कृतिक मूल्य और उसको थोड़ा थोड़ा व्यक्तिगत अनुभव होता है कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब देख देख के वो खुद को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो 13 से 18 वर्ष की अवस्था। फिर उसके बाद अवस्था आती है 18 वर्ष के बाद की। अब ये जो अवस्था है, यहाँ पर उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। थोड़ा सा बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई लगभग इंटर लेवल की हो चुकी होती है, तो उसको करियर ओरिएंटेड ज़्यादा सोचना पड़ता है। थोड़ा सा अपने इधर इंडियन माता पिता उसको थोड़ा विवाह के लिए भी तैयार करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, आपको भावी जीवन में कैसे रहना है। तो बहुत सारी नवीन परिस्थितियाँ, बहुत सारी नवीन भूमिकाएँ मिलती हैं उसको, और उन सब के अनुसार वो खुद को सीखता है। बहुत सारी एक नवीन ऊर्जा उसके अंदर होती है, काफ़ी सारी चीज़ें वो न्यू न्यू करता है। तो ये अवस्था होती है जहाँ पर वो बहुत सारी नवीन परिस्थितियों, भूमिकाओं को निभाना सीखता है। उसके बाद फिर आती है युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। अब ये एक तरीके की परिपक्वता की अवस्था होती है जहाँ पर वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका होता है, समाज में किस तरीके से रहना है और जो उसको एक करियर में क्या करना है वो भी लगभग वो अचीव कर चुका होता है। आपने देखा होगा 35-40 साल या 45 साल के किसी व्यक्ति को उसके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आ चुका होता है, कैसे व्यवहार करना है किससे, कैसे रहना है, कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है, सारी चीज़ें लगभग उसकी सेटल्ड होती हैं। और इस अवस्था में वो काफ़ी मैच्योर बिहेवियर करता है लोगों से। तो ये होती है प्रौढ़ावस्था। उसके बाद अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था, जहाँ पर उसको बहुत सारी नवीन परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे उसके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उसको
फिर बच्चों के बच्चे या फिर जो भी समाज में चूँकि वृद्ध हो चुका होता है ना, तो सम्मान भी मिलता है। तो समाज में उसको बहुत सारी सीनियर सिटीजनशिप के तौर पे उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो वृद्धावस्था में सिंपली वो नियंत्रणकारी भूमिका में आ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, बुजुर्ग लोग जो नियम कानून हैं, जो सामाजिक प्रथाएं हैं, उनको ज़्यादा मानने पे जोर देते हैं। तो यहाँ पर वो नियंत्रणकारी अवस्था में आ जाता है। तो थोड़ा सा उसका समाजीकरण, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोई परिस्थितियाँ, भूमिकाएं मिल रही हैं उनके अनुसार सीख रहा है, कभी नई भूमिकाएं मिल रही हैं। तो ये सब कुछ जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो ये प्रमुख चरण या प्रमुख अवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजीकरण की उप प्रक्रियाएँ या पद्धतियाँ या तरीके बताए हैं। तो उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसा फिचर है, तो फिचर ने समाजीकरण की 3 उप प्रक्रियाएँ बताई हैं। पहला बताया है नकल करना, दूसरा बताया है सुझाव देना और तीसरा बताया है प्रतियोगिता। बच्चा 3 उप प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है और समाजीकरण होता है। नकल करना मतलब वो देखता है कि उसके भाई बहन, उसके माता पिता, उसके पड़ोसी, उसके मित्र कैसे कर रहे हैं, फिर वो उनके अनुसार करना सीखता है। सुझाव देना, जहाँ पर वो कुछ गलत कर रहा होता है तो उसके जो सहयोगी हैं या जो उसके पारिवारिक लोग हैं वो सब उसको सजेशन देते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करना सीखता है। फिर तीसरी चीज़ है कंपटीशन, जो आधुनिक युग में है, जहाँ पर आप कंपटीशन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। ठीक है, तो 3 उप प्रक्रियाएँ हैं। कूले ने 4 पद्धतियाँ बताई हैं समाजीकरण की। एक होता है सहयोग, दूसरा होता है प्रोत्साहन, तीसरा होता है पुरस्कार और चौथा जो है वो है दंड। तो सहयोगात्मक मतलब कि उसको सहयोग के आधार पर जो प्राथमिक समूह में है उसको आपस में मिलजुल करके कार्य करना सिखाया जाता है। फिर यदि वो अच्छा कार्य करता है तो उसको उसके जो निकट संबंधी हैं या जहाँ भी वो है उसके द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार मिलते हैं, और यदि वो गलत कार्य करता है तो उसको दंडित भी किया जाता है। ठीक है, तो 4 पद्धतियाँ। ब्लूमर ने 4 तरीके बताए हैं। एक बताया कि अनुकरण करता है बच्चा, अनुकरण मतलब नकल करना, देखा देखी करना। फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो प्रशिक्षण के आधार पर चीज़ें करता है। सहानुभूति मतलब उसको यदि कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वहाँ पर लोग उसको समझाते हैं, सहानुभूति। उसके बाद सुझाव, सजेशन देते हैं कि किस तरीके से। तो 4 तरीके ये समाजीकरण के ब्लूमर ने बताए। फिर आते हैं जॉनसन एंड पार्सन्स। इन दोनों ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 4 स्तर बताए हैं। मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, तादात्म्यीकरण अवस्था और किशोरावस्था। ठीक है, 4 अवस्थाएं या 4 स्तर या 4 सोपान जो भी कह लो। ब्रूम और सेल्जनिक ने समाजीकरण के 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला बताया कि जो समाजीकरण है इससे आधारभूत नियमबद्धता का विकास होता है। आधारभूत नियमबद्धता मतलब मौलिक जो नियम हैं उनको निभाने पर जोर दिया जाता है और उन नियमों को सीखता है व्यक्ति समाजीकरण के द्वारा। दूसरा है आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो समाज में रह करके ही पूरी होती हैं और नियमों के अंतर्गत किस तरीके से वो पूरा कर सकता है। ठीक। तीसरी चीज़ है सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख उसको मिलती है कि किस तरीके से वो भूमिकाओं को निभाएगा। तो वो देख देख के सीखता है उसके माता पिता कैसे कर रहे हैं या उसके दूसरे साथी लोग कैसे कर रहे हैं। अब जैसे आप हो तो आप टीचर की भूमिका निभाने वाले हो, आप मुझे देख देख के सीख रहे हो, और ऐसे ही बहुत सारी भूमिकाएँ हैं जो आप लोग सीखते हो। क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। जब हम भूमिकाओं को निभाना सीखते हैं तो हमारे अंदर एक एबिलिटी आती है, हम योग्य बन जाते हैं, हमारे अंदर एक क्षमता विकसित होती है। ठीक है, तो 4 चीज़ें, 4 उद्देश्य समाजीकरण के ब्रूम और सेल्जनिक ने बताए हैं। फिर अब हम बात करते हैं समाजीकरण के अभिकरण। अभिकरण का मतलब होता है साधन। वो कौन कौन से साधन हैं, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति समाज के नियमों को सीखता है, समाज के नियमों को मानना शुरू करता है। तो समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं या साधन कौन कौन से हैं। तो वैसे तो बहुत सारे समाजीकरण के अभिकरण हैं, लेकिन मुख्यतः इनकी संख्या 11 मानी गई है, जिसमें आपके परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, आपका शिक्षण संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं आ जाती हैं, राजनीतिक संस्थाएं आ जाती हैं। इन सभी से व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। यहाँ पर कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया है इससे संबंधित कुछ कुछ चीज़ें। जॉल्डिस ने 56 परिवारों के अध्ययन के आधार पर परिवार में पिता को साधक नेतृत्व और माता को भावनात्मक नेतृत्व निभाता हुआ बताया।
मतलब इन्होंने 56 परिवारों का अध्ययन किया था और बताया कि प्रत्येक परिवार में जो पिता होता है वो साधक नेतृत्व, मतलब आपको एक जो लीडरशिप वाली चीज़ें हैं वो निभाना सिखाता है आपका कौन, पिता, कि किस तरीके से परिवार का पालन पोषण करना है, किस तरीके से बाहरी समाज से इंटरेक्शन करना है। और जो माता है वो आपको भावनात्मक चीज़ें सिखाती है, किस तरीके से आपको भावनात्मक संबंधों को कैसे संभालना है। देखा होगा ना, स्त्रियां संबंधों को संभालने पे ज़्यादा जोर देती हैं, तो भावनात्मक नेतृत्व हमें माता से प्राप्त होता है। रिजमैन ने खेल समूह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये आपने सीखा ना कि भावनात्मक नेतृत्व और साधक नेतृत्व, ऐसा ही कुछ कुछ पार्सन्स ने भी बताया था कि स्त्रियों को भावनात्मक भूमिका और पुरुषों को थोड़ा सा पुरुषों के अकॉर्डिंग भूमिका, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता से संबंधित एक कथन पार्सन्स का भी है। फिर रिजमैन ने खेल समूह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है जो समाजीकरण के अभिकरण होते हैं उनमें। तो कौन कौन से अभिकरण हैं समाजीकरण के, इनको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो पहला जो प्रमुख अभिकरण होता है समाजीकरण का, जहाँ से बच्चा सारी चीज़ें सीखना शुरू करता है और अंत तक सीखता ही रहता है, वो होता है परिवार। जन्म लेते हो आप परिवार में, फिर आपका विवाह होता है, आपका खुद का परिवार बनता है, फिर आपके बच्चों का परिवार, यानी परिवार आपको जन्म से लेकर के मृत्यु तक परिवार आपको सारी चीज़ें सिखाता भी है, प्लस परिवार आप पे नियंत्रण भी रखता है। तो प्राथमिक समूह है, सबसे ज़्यादा इसी का इफेक्ट पड़ता है। खेल समूह, फिर आप जब थोड़ा सा बड़े हुए तो आपके जो खेल समूह के जो साथी हैं, वहाँ से आप खेल के नियमों को सीखते हो, अनुशासन में रहना सीखते हो, उनसे बहुत सारी आदतें सीखते हो। तो खेल समूह भी समाजीकरण का एक माध्यम होता है। पड़ोस में जब आप जाते हो तो पड़ोस के बच्चों को देखते हो, पड़ोस के अंकल आंटीज़ को देखते हो, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। वहाँ पर वो लोग टोका टाकी बहुत करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा नियंत्रित भी रहते हो, अपना व्यवहार को नियंत्रित करना भी सीखते हो। नातेदारी समूह, आपने देखा होगा कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेशन में है, तो उनसे वो लोग कैसे करते हैं, आप उनको देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। इसके अलावा जो हमारे रिलेशन वाले होते हैं वो हमारे बहुत बड़े क्रिटिक्स भी होते हैं, तो हमारी आलोचना भी बहुत करते हैं कि आपके बच्चे ने ये नहीं किया, हमारे माता पिता को सुनना पड़ता है। इस वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ें नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है, सिंपली। फिर विवाह, सब विवाह के द्वारा उसको बहुत सारे नए नए रिश्ते प्राप्त होते हैं, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ससुराल पक्ष के बहुत सारे नए रिश्ते प्राप्त होते हैं। एक जीवन संगिनी या जीवन साथी प्राप्त होता है, जिसके साथ अपनी सारी चीज़ें आप साझा करते हो, उनके मूल्यों को सीखते हो, उनके साथ सामंजस्य करना सीखते हो। तो विवाह के द्वारा भी हमारा समाजीकरण होता है। शिक्षण संस्थाएं, आप जैसे अभी ये हमारा कोचिंग ग्रुप ही ले लो, और इसके अलावा आपका जो विद्यालय है, यहाँ से आप बहुत सारी नियमों को सीखते हो, किस तरीके से आपको बात करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, समाज में कैसे रहना है, सब कुछ शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आप सीखते हो। राजनीतिक संस्थाएं, यहाँ से आप राजनीतिक समाजीकरण सीखते हो, किस तरीके से आपके अंदर राजनीतिक जागरूकता आती है, अपने देश के प्रति आप किस तरीके से करते हो, वोटिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। फिर अर्थव्यवस्था जो है, यानी आर्थिक संस्थाएं, इससे आप जीवन यापन से संबंधित चीज़ें बहुत सारी सीखते हो, कैसे आपको जीवन निर्वाह करना है, ये सारी चीज़ें। धर्म, धर्म के द्वारा आप एक तो नियंत्रण में रहना सीखते हो, दूसरे धार्मिक विश्वास हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक गुण हैं, उनको आप सीखते हो। संस्कृति, जो एक बहुत बड़ा समाजीकरण का साधन है, कि आप कल्चर के द्वारा जो हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, भाषा, रहन सहन, खान पान, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा, इन सब के द्वारा आप समाज में खुद को ढालना सीखते हो। और व्यवसाय के जो समूह हैं, व्यवसाय के द्वारा भी आप बहुत सारी चीज़ें, नए नए नियम और जीवन यापन से संबंधित चीज़ें आप व्यवसाय में सीखते हो। या जहाँ पे जैसे आप जॉब करने जाते हो तो वो भी आपका एक तरीके का व्यवसाय होता है, और जो ऑफिस कल्चर है, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। ये सारी चीज़ें, ये सारी संस्थाएं हैं, जो कि 11 संस्थाएं हैं, जो कि समाजीकरण के साधन के रूप में मानी गई हैं। गिडिंग्स ने मीडिया को समाजीकरण का साधन माना है। वैसे तो मीडिया को समाजीकरण का साधन नहीं कह सकते हैं, मीडिया द्वितीयक संस्थाओं में आ जाएगा फिर, लेकिन गिडिंग्स ने माना है कि मीडिया समाजीकरण का साधन होता है। मीडिया कैसे होता है, तो अब जैसे मूवी है या कोई सीरियल है या कोई यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ हैं,
वहाँ से आप लोग बहुत सारी आदतें सीख रहे हो। खुद को ज़रा ऑब्ज़र्व करना कि आपके अंदर बोलचाल, भाषा शैली और क्या-क्या आदतें आपके अंदर वहाँ से आई हैं। बहुत सारी आदतें आपको लगेगा कि हमने हाँ, यहाँ से ये चीज़ें या बोलना, चालना, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी हैं। जनजातियों में जो समाजीकरण होता है वो युवागृह के माध्यम से होता है। जनजातियों में युवागृह होते हैं जहाँ से उनको जो उनके युवक हैं उनको एक तरीके से शिक्षा दीक्षा वो सब दिया जाता है। तो जनजातियों का समाजीकरण युवागृहों के माध्यम से होता है। फिर सहयोगी और दमनकारी समाजीकरण, ये बताया था ब्रूम और सेल्जनिक ने। जो सहयोगी समाजीकरण होता है ये समाज केंद्रित होता है, यानी समाज की जो दूसरी संस्थाएं हैं वो एक तरीके से आपको सहयोगी समाजीकरण करना सिखाती हैं। मतलब किस तरीके से आपको समाज में रहना है वो आप दूसरी संस्थाओं से ही सीख पाते हो। लेकिन जो नियंत्रणकारी या दमनकारी समाजीकरण है वो आपके माता पिता से, कि माता पिता आपको कठोर दंड भी दे सकते हैं, तो नियंत्रण में आप रहते हो। दमनकारी समाजीकरण माता पिता केंद्रित होता है। तो ये है समाजीकरण के चरण और जो भी समाजीकरण की परिभाषाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस वाले लेक्चर से सीखी। इसको तो पहली जो थियरी है वो है फ्रायड की। फ्रायड के सिद्धांत को कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का है और इन्होंने इनकी पुस्तक थी लिविडो में बताया कि जो समाजीकरण है ये जो मनुष्य की इरियोटिक फीलिंग्स हैं इनको दबा देता है। तो इस जो पुस्तक में इन्होंने समाजीकरण को कामुक प्रवृत्तियों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था कि किस तरीके से जो मनुष्य की इरियोटिक फीलिंग्स होती हैं वो समाजीकरण के द्वारा नियंत्रण में रहती हैं और वो दब जाती हैं। तो इनका जो सिद्धांत है उसमें 3 चीज़ें इन्होंने मुख्य रूप से बताई, 3 अवधारणाएं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ये 3 अवधारणाएं बताई, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इन अवधारणाओं के माध्यम से इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का स्व है यानी उसका सेल्फ है वो डेवलप होता है। ठीक है, ये 3 चरण बताए जिनके माध्यम से व्यक्ति का सेल्फ, ईड, ईगो और सेल्फ डेवलप होता है। किस तरीके से, तो इन्होंने कहा कि जो बच्चा प्रारंभ में होता है तो उसके अंदर ईड वाली फीलिंग होती है। ईड का मतलब होता है जो उसकी मौलिक प्रवृत्ति है, जो उसके अंदर जो इरियोटिक फीलिंग्स की भरमार होती है। देखो, मनुष्य अगर मौलिक रूप में देखा जाए तो उसके अंदर पाशविक प्रवृत्तियां बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके अंदर जो उसकी मौलिक प्रवृत्तियां होती हैं ईड में वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि अगर उसको मन कर रहा है कोई चीज़ खाने का, सपोज़ कि कुछ भी खाना खाना है उसको, उसका मन कर रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा कि वो कहाँ से ले रहा है, कौन सा तरीका है सही। अगर वो चोरी भी कर रहा है तो भी उसको लगेगा कि हाँ ठीक है। तो ईड में उसकी मौलिक प्रवृत्तियाँ होती हैं जहाँ पर पाशविक प्रवृत्तियाँ ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, इरियोटिक फीलिंग्स की भरमार होती है। सेकेंड जो चरण होता है तो होता है ईगो का। जब बच्चा थोड़ा सा इंटरेक्ट करता है समाज से तो उसको पता चलता है कि जो उसकी मौलिक प्रवृत्तियां हैं उनको थोड़ा सा सही तरीके से पूरा किया जाए। तो एक तरीके से तार्किक पक्ष जो होता है वो होता है ईगो। ईगो क्या है? व्यक्ति का तार्किक पक्ष होता है, जहाँ पर वो सोचता है कि हाँ ठीक है, जो मेरी इच्छाएं हैं उनको मैं पूरा कर लूँ, लेकिन तर्क के साथ। मतलब फिर वो देखेगा कि क्या तरीका सही है और क्या गलत है। चेतन और तार्किक पक्ष होता है ये मनुष्य का। तो इसमें वो अपनी मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रण में करने की कोशिश करता है और समाज के अनुसार जो उचित हो उसको उसके अकॉर्डिंग पूरा करने की कोशिश करता है। अब जैसे कि ईड की फीलिंग्स हैं कि उसको समथिंग कोई चीज़ चाहिए। अब ईगो में क्या सोचेगा वो कि चाहिए तो, लेकिन सही तरीका इसका क्या है, कोई गलत तरीका ना अपनाओ, जो समाज ने बताया है तो सही तरीके से। तो यहाँ पर वो तर्क लगाएगा चेतन मन से। चेतन का मतलब सोच समझ कर। ठीक है, तो सोच समझ कर के वो अपनी फीलिंग्स को पूरा करने की कोशिश करेगा। फिर तीसरा चरण आता है जहाँ पर उसके अंदर आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो ये सब कैसे आता है? सब समाज से ही आता है। तो जब सुपर ईगो उसके अंदर आ जाएगा तो सुपर ईगो में क्या होगा, व्यक्ति को नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो
तो जब उसको नैतिक मूल्य पता चल गए, उसको नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श पता चल गए, तो उसके बाद फिर उसके अंदर थोड़ा सा मोरालिटी वाली चीज़ें आ गई, उसके अंदर नैतिकता आ गई। और जब व्यक्ति के अंदर नैतिकता आ जाए तो वो अपनी फीलिंग्स को नियंत्रित कर लेता है। तो किस तरीके से व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जो उसकी इरोटिक फीलिंग्स होती हैं, तो पहले ईड होता है जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, फिर ईगो है जो कि तार्किक और चेतन पक्ष है, और फिर उसके बाद आता है सुपर ईगो, जहाँ पर वो बिल्कुल नैतिकतावादी, नैतिक मूल्य, आदर्श, इन सब के द्वारा फिर उसका सेल्फ डेवलप होता है, जो उसका स्व है, और इस तरीके से वो समाज के नियमों को मानना सीखता है और नियंत्रण में रहना सीखता है। ठीक है, तो ईड, ईगो, सुपर ईगो के माध्यम से व्यक्ति का स्व या फिर सेल्फ डेवलप होता है। ये बताया किसने? फ्रायड ने। ठीक, इन्होंने दो और चीज़ें बताई हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक इन्होंने बताया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक बताया ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो मनुष्य की कामुक प्रवृत्तियां होती हैं, जो अट्रैक्शन वाली फीलिंग होती है, वो दो तरीके की होती है। जब उसके अंदर ईड वाली चीज़ होती है तो ये दो तरीके की होती है। इसको कह सकते हैं विपरीत लिंगाकर्षण। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, मतलब माँ से ज़्यादा उनका घनिष्ठ संबंध होता है। अब इसके अपवाद भी हैं, आप लोग अपवाद भी देख सकते हो कि कोई अपने पिता से ज़्यादा अटैच्ड है, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो लड़के माँ से अपनी बात ज़्यादा खुल करके कह पाते हैं, पिता से थोड़ा सा डर रहता है। जो लड़कियां हैं वो अपने पिता से ज़्यादा क्लोज्ड रहती हैं। देखा होगा ना, अपने पिता को वो आदर्श मानती हैं, पापा की परी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, जहाँ पर ईड की फीलिंग उसके अंदर होती है, ईड और ईगो, ठीक है, यहाँ पर तो वो जब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि एक बच्ची अपने पिता की तरफ आकर्षित रहती है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स हमें बताते हैं कि हमारे अंदर विपरीत लिंगाकर्षण होता है। एक जब बच्ची पिता की तरफ यानी वो अपने पिता से ज़्यादा अटैच्ड महसूस करती है, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि लड़का अपनी माँ से ज़्यादा अटैच्ड फील करता है। इसको सिंपल में विपरीत लिंगाकर्षण कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर जब उसके अंदर सुपर ईगो आ जाता है तब फिर उसके अंदर नैतिकतावादी चीज़ें आ जाती हैं, और उसके बाद वो सोचता है कि समाज ने जैसे नियम बनाया है विवाह का, तो विवाह के माध्यम से ही अपनी सारी चीज़ें जो भी उसकी नीड्स हैं वो पूरी की जाए। ठीक, तो फिर वो नैतिकतावादी समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों को मानना शुरू करता है। तो इन्होंने कहा था सिंपली कि परिवार के माध्यम से व्यक्ति नैतिक और व्यक्तिगत पहचान को प्राप्त करता है। एक तो उसको नैतिक पहचान मिलती है, यानी उसको नैतिकता का सीख मिलती है, और दूसरे उसकी खुद की पहचान यानी उसके अंदर सेल्फ आ जाता है। तो नैतिक पहचान और सेल्फ आ गया तो परिवार के माध्यम से व्यक्ति को नैतिक और व्यक्तिगत पहचान मिल जाती है। किसने कहा था? फ्रायड ने। ठीक है, तो ये था फ्रायड का सिद्धांत। सेकेंड जो थियरी है वो है C.H. कूले की। C.H. कूले के सिद्धांत को कहते हैं आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। ठीक, ये इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में दी थी। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक थी कूले की, जहाँ पर इन्होंने दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी यानी आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो समाज है ये एक तरीके से दर्पण का काम करता है, शीशे का काम करता है, आईने का काम करता है। जैसे आईना है, आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो जैसे आप हो वैसे ही आपको दिखेगा ना उसमें, और फिर आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ। अगर आप अच्छे लग रहे हो तो फिर आप वही चीज़ वैसे ही हेयर स्टाइल या वैसे ही जो भी आपने पहना है वैसे ही दोबारा पहनोगे। अगर अच्छे नहीं लग रहे हो तो फिर आप चेंज कर लेते हो। जैसे कहीं जाना हुआ ना, शीशे में देखते हो अच्छे लग रहे हैं, हाँ ठीक है अच्छे लग रहे हैं, तो फिर वैसे ही चले जाओगे। अच्छे नहीं लग रहे हैं तो फिर आप चेंज कर लोगे। तो वैसे ही जो समाज है ये भी व्यक्ति के लिए आईने का कार्य करता है। जैसे व्यक्ति ने कोई कार्य किया, कुछ भी किया, अच्छा बुरा कुछ भी, जैसे सपोज़ कि कोई छोटा बच्चा है, अब उसने कोई अतिथि घर पे आया, उसके पैर छू लिए। ठीक, अब समाज ने क्या कहा? हाँ बहुत अच्छा, उसकी तारीफ़ कर दी। तो उसको आईना दिखा ना, समाज में अपना आईना दिखा कि हाँ समाज ने ये चीज़ अच्छी कही है, तो उस चीज़ को दोबारा करेगा। और सपोज़ किसी को गाली दे दी, अब परिवार या समाज या जो भी लोग हैं तो उसको कहेंगे कि तुमने बहुत गलत किया, उसको पनिशमेंट मिलेगी या उसको आलोचना का शिकार होना पड़ेगा, तो उसको लगेगा ये गलत चीज़ है, तो फिर वो दोबारा नहीं करेगा। तो जो समाज है ये एक तरीके से आईने का कार्य करता है। व्यक्ति देखता है कि समाज उसकी क्रिया पर
प्रतिक्रिया क्या दे रहा है, मतलब जो एक्शन वो कर रहा है समाज किस तरीके से उस पर रिएक्ट करता है, किस तरीके से उस पर रिएक्शन देता है। यदि प्रतिक्रिया पॉजिटिव वे में हुई, सकारात्मक हुई, तो वो दोबारा कार्य को करेगा, और यदि नेगेटिव हुई तो फिर वो दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा। और ये धीरे धीरे करते करते उसके अंदर इन आदतों का विकास हो जाता है, और यही आदतें बाद में उसका सेल्फ यानी आत्म बनाती हैं। तो आत्म कैसे बनता है? समाज रूपी दर्पण की प्रतिक्रिया के माध्यम से, कि किस तरीके से लोग व्यक्ति की क्रिया पर प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक, तो इस प्रक्रिया में इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के समझ में 3 विचार आते हैं। पहली चीज़ आती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कोई भी एक्शन हमने किया तो फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो ये चीज़ आती है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि पता नहीं आप लोगों को मेरे बारे में कैसा लग रहा होगा, मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सेकेंड चीज़, लोग जो सोचते हैं उससे मैंने क्या सोचा। मतलब जैसे आपने कहा कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो फिर मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब कि अच्छी चीज़ है, हाँ ठीक है मैं अच्छा कर रही हूँ, मतलब इसको और ज़्यादा करना चाहिए। और अगर आपने कहा कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, ये वो, तो फिर मैं क्या सोचूंगी कि समझ नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो एक तो पहली चीज़ है कि व्यक्ति सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और सेकेंड स्टेप पे वो सोचता है कि लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी यानी वो जो सोच रहे हैं उस पर फिर मैं क्या करूं, उससे कैसे मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊं, उसको एक्सेप्ट करूं या फिर दोबारा उस काम को ना करूं। ठीक, तो उससे मैं क्या सोचता हूं। फिर तीसरी चीज़ है मेरे द्वारा किया गया कार्य सही है या गलत। और तीसरे स्टेप पे वो क्या सोचता है कि जो मैंने किया था क्या वो सही था। ये चीज़ हम लोग 1000 बार करते हैं सोसाइटी में। जब भी कुछ भी करते हैं तो हम सोचते हैं क्या ये सही है या गलत। आप लोग देखो कितनी बार मुझसे पूछते हो मैम क्या सही पढ़ रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब मेथड सही है क्या है, ये वो बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछते रहते हो। तो वही चीज़ कि जो मैंने किया है क्या मेरे द्वारा किया गया कार्य सही है या फिर नहीं। तो ये 3 चरणों के माध्यम से फिर उसके अंदर धीरे धीरे वो आदतें आ जाती हैं और आदतों के माध्यम से उसका सेल्फ विकसित हो जाता है। ठीक है, फिर G.H. मीड का एक सिद्धांत है समाजीकरण का ही, जिसको बोलते हैं मैं तथा मुझे का सिद्धांत। मैं तथा मुझे का सिद्धांत, इनकी पुस्तक थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इन्हीं से मिलती जुलती एक पुस्तक है। उस पुस्तक का क्या नाम है आप लोगों को याद है? अगर याद होगा तो कमेंट में बताइएगा। ये माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी से मिलती जुलती एक बुक है, किसकी है? अगर आप लोगों को याद है तो उस पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम बताइएगा। मैं तथा मुझे का सिद्धांत, G.H. मीड। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो इनका सिद्धांत है इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इससे रिलेटेड, मतलब जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत था उससे संबंधित। अच्छा एक चीज़ और, ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है ये हर्मेन्यूटिक्स के थियरी से अंतर्गत आता है। ठीक है, कि विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उनके अंतर्गत आता है, भाष्य विज्ञान के सिद्धांतों के अंतर्गत। ठीक, तो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित सिद्धांत मैं तथा मुझे, इसमें इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति के विकास में 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली होती है आई, दूसरी होती है मी और तीसरी अवस्था आती है सेल्फ। ठीक, आई, मी और सेल्फ, ये 3 अवस्थाएं आती हैं। तो जब उसके अंदर आई की अवस्था होती है तो आई पर वो अपने कार्य करता है, मतलब व्यक्ति के एक्शन जो भी उसने किया, आई का मतलब जो भी उसका खुद का है, जो भी वो कर रहा है वो खुद की, उसकी खुद की चीज़ें। छोटा बच्चे को देखा होगा जो खुद से वो करता है। आई में जो मैंने किया। ठीक, फिर मी पे, मी कहाँ से आएगा? मी पे व्यक्ति की क्रिया पर सामान्यीकृत और महत्वपूर्ण अन्य ने जो प्रतिक्रिया दी वो आता है, उससे बनेगा मी, कि उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी उससे मैंने क्या सीखा, या दूसरों को देख देख के। मी आता है सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य से। ठीक, अब ये 2 टर्म है, सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य, इनको भी थोड़ा सा समझिए। तो सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य ये क्या होता है कि बच्चे के जो निकट संबंधी होते हैं, ठीक है, जो उसके क्लोज वाले रिलेशन वाले होते हैं, जिनको बोला जाता है कि बहुत सगे संबंधी, तो वो होते हैं सिग्निफिकेंट, वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो वो निकट संबंधी, तो वो होते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स। और जो जनरल में आ गए सब सामान्य है, सामान्य। ठीक है, तो सामान्यीकृत में थोड़ा सा दूर के संबंधी,
तो महत्वपूर्ण अन्य में आते हैं उसके परिवार के सदस्य कह लो, उसके माता पिता या उसके क्लोज्ड फ्रेंड हो गए, वो लोग आ जाएंगे महत्वपूर्ण यानी सिग्निफिकेंट में, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और सामान्यकृत अन्य में समाज के बाकी लोग जो भी हैं, जनरलाइज्ड अदर में थोड़ा दूर के संबंधी जो द्वितीयक समूह के लोग हैं वो सब कुछ आ जाएंगे। तो ये लोग मी पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। आई पर उसने कार्य किया, उसकी खुद की जो फीलिंग है, फिर मी पर लोगों का एक्शन या लोगों को देख करके अनुकरण, जैसे उसके जो निकट संबंधी हैं वो कैसे करते हैं इस कार्य को तो उनका अनुकरण, और उसके जो दूसरे लोग हैं वो कैसे करते हैं इस कार्य को तो उनका अनुकरण। ठीक है, इसके बाद ये अनुकरण, ये भूमिका का सीखना, यही है। फिर इसके बाद आ जाता है व्यक्ति के अंदर सेल्फ। तो इन्होंने बताया था कि बच्चा जो उसका डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास जो होता है, ये अनुकरण के द्वारा होता है। घर में देखा होगा जैसे आप लोग ब्रश करते हो, छोटा बच्चा भी वैसे ही करना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग उसको कुछ भी सिखाना शुरू कर देते हो, देखो छोटे बच्चे को मुंह बनाना सिखाओ, बहुत जल्दी सीख जाएगा। ऐसे ही आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। अब जैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ने का तरीका काफ़ी हद तक आप लोगों का मेरे से प्रभावित हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक टच में रह रहे हो ना, तो आप लोगों के जो पढ़ने का तरीका है वो काफ़ी हद तक मेरे जैसा हो चुका होगा। तो ये होता है अनुकरण, कि देख देख के हम उनकी फीलिंग्स को, जो उनकी आदतें हैं उनको हमने सीख लिया कि वो कैसे करते हैं, उनके कार्य करने के तरीके को, उनके ढंग को हमने सीख लिया। तो अनुकरण के द्वारा बच्चे का विकास होता है। ये जो अनुकरण की भावना है ये जन्मजात होती है। जब वो दूसरे की भूमिका का अनुकरण करता है या उसकी देखा देखी खुद भी वैसे ही निभाने की कोशिश करता है, जो भी भूमिका उसको निभानी होती है, तो इसको बोलते हैं भूमिका ग्रहण। कि मतलब हमें जो भूमिका निभानी है, जैसे एक लड़की के होने के नाते आप लोगों को भावी जीवन में सपोज की एक पत्नी की भूमिका निभानी है। अब ये भूमिका ग्रहण आपके अंदर कहाँ से आएगा? अपनी माँ को देख करके, किस तरीके से वो घर में भूमिका निभा रही हैं तो आप भी वैसे ही करना शुरू कर दोगे। तो इस तरीके से भूमिका का अनुकरण ये भूमिका ग्रहण कहलाएगा। और यदि भूमिका हमें कोई मिल गई है और उसको हम निभा रहे हैं तो ये कहलाएगा भूमिका निर्वाह। ठीक, तो सिंपली हम समाजीकरण पे थे, तो इन्होंने समाजीकरण में बताया मीड ने कि आई में व्यक्ति एक्शन करेगा, मी पर सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य की प्रतिक्रिया होगी, और फिर उसके बाद सेल्फ उसका डेवलप होगा अनुकरण के द्वारा। ठीक, तो ये इन्होंने बताया कि जब बालक दूसरों में स्वयं को देखने का प्रयास करता है तो इसे आत्मचेतना की क्षमता कहते हैं। कि हमने स्वयं में दूसरों में स्वयं को देखा कि किस तरीके से दूसरे करते हैं, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें, तो इसे बोलते हैं आत्मचेतना की क्षमता। ठीक, ये भी मीड का ही है। अगला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि दिया था पियाजे ने। जीन पियाजे सिद्धांतकार हैं जिन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का विकास कैसे होता है बच्चे के, उसके अंदर जो उसकी जो समझ आती है वो कहाँ से आती है, जो कॉग्निटिव स्टेजेस हैं वो बताई थी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में। तो इन्होंने सिंपली कॉग्निटिव स्टेजेस 4 बताई थी। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें अलग अलग आयु समूह के अनुसार इन्होंने बताया था। तो पहली अवस्था इन्होंने बताई थी संवेदीगात्मक अवस्था। संवेदीगात्मक जो अवस्था होती है तो वो जन्म से लेकर के 2 साल तक रहती है। ठीक, दूसरी अवस्था होती है पूर्व संवेदात्मक अवस्था, ये होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष के समय में। उसके बाद तीसरी अवस्था होती है जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष के बीच में। और चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता। और मैच्योर कब नहीं हो जाता है? मैच्योर वो मरने तक कभी मैच्योर ही नहीं होता, कुछ ना कुछ वो मरने तक सीखता ही रहता है। तो ये चौथी अवस्था जीवन पर्यंत चलती रहती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो ये 4 अवस्थाएं बताई जिनमें से होकर के उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो डेवलप होता है, उसकी जो समझ है वो डेवलप होती है। तो इन्होंने बताया कि छोटा बच्चा मानता है कि नैतिकता के नियम किसी बाहरी सत्ता ने बनाए हैं जिन्हें तोड़ा या बदला नहीं जा सकता। मतलब कि जो समाज में नैतिकता के नियम हैं, इन
के लिए बच्चे के अंदर ये फीलिंग होती है कि किसी बाहरी सत्ता ने बनाए हैं, कोई अदृश्य शक्ति है जिसने इन नियमों को बनाया है, और अगर हम इनको तोड़ेंगे या बदल देंगे तो वो शक्ति हमें पनिशमेंट करेगी। जैसे फिर बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर फिर नैतिक तर्क आने लगता है, तो फिर वो समझने लगता है कि ये कोई बाहरी शक्ति ने नहीं बनाया है, और फिर वो मानता है कि ये नैतिक नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जैसे कि कोई भी त्योहार ले लो, या फिर सपोज़ कि अपने यहाँ पर खाना खाने से पहले कुछ कुछ नियम होते हैं जिनको मम्मी पापा लोग बोल देते हैं कि ये देवी देवता की पूजा होती है, इसलिए ऐसे ऐसे, तो हाथ पैर धुल के ये सारी चीज़ें की जाती। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर चीज़ें आती हैं कि ठीक है, किसी देवता की वजह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे उसके अंदर समझ आती है, तार्किक नैतिक समझ आ जाती है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो हमारी सुविधा के लिए, हमारी अच्छाई के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर नैतिक नियमों को समझने की जो उसकी समझ है, उसकी तर्क शक्ति है, ये आ जाती है। ठीक है, अगला सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत। इरिक्सन ने दिया था। इरिक्सन की बुक थी आइडेंटिटी एंड यूथ क्राइसिस। पहचान का संकट, इसमें इन्होंने बताया था किस तरीके से पहचान का संकट उत्पन्न होता है। तो इन्होंने बताया कि जो बालक है ये जन्म से वृद्धावस्था तक 8 प्रकार के संकटों का सामना करता है। मतलब 8 प्रकार के पहचान के संकट होते हैं उसके अंदर सामने। ये संकट आ जाता है कि वो किस चीज़ को आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करे, किस पहचान को लेकर के आगे बढ़े, उसके अंदर जो गुण है उसमें से किस चीज़ को वो वरीयता दे। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट, इरिक्सन ने बताया। तो वो 8 संकट हैं। पहला होता है विश्वास बनाम संदेह। जब वो इंटरेक्शन कर रहा है लोगों से तो वो सामने वाले पे ट्रस्ट करे या फिर उसको संदेह की दृष्टि से देखे। फिर है स्वायत्तता बनाम शर्म। वो अपनी स्वायत्त फीलिंग को रखे या फिर वो शर्मीला बना रहे। मतलब होता ना, एक बहुत ज़्यादा प्रखर व्यक्ति और एक शर्मीला व्यक्ति। फिर पहल बनाम अपराध। चौथा है उद्यम बनाम हीनता। 5वां है पहचान बनाम भूमिका संदेह। 6ठा है आत्मीयता बनाम अलगाव। 7वां है निर्माण बनाम विध्वंस। और 8वां है एकीकरण बनाम छूट जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि समाज में वो एकीकृत होता है या फिर समाज से अलग थलग हो जाता है, वो निर्माणकारी चीज़ें करेगा या विध्वंसक चीज़ें करेगा, वो आत्मीयता को अपनाएगा या फिर अलगाववादी चीज़ों को अपनाएगा, वो भूमिका संदेह यानी कि सबकी भूमिकाओं को संदेह की दृष्टि से देखे या फिर उसको एक पहचान के जैसे ले ले, वो एक उद्यम यानी कुछ अच्छा सा परिश्रमी कोई उद्यमी बने या फिर उसके अंदर अपने अंदर हीनता की भावना आ जाए, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करे या फिर वो अपराधी के तरीके से जीवन जिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उसके सामने आती हैं और इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये 8 संकट जन्म से वृद्धावस्था तक रहते हैं, जिसको इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस बताया था। तो ये थे प्रमुख सिद्धांत। अब समाजीकरण के प्रकार देख लेते हैं जो कुछ कुछ समाजशास्त्रियों ने बताए हैं और कुछ कुछ आपको अवधारणाओं के तौर पे पढ़ने हैं। तो समाजीकरण के प्रकार, मेटा स्पेंसर एक सिद्धांतकार है जिन्होंने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए। एक बताया प्राथमिक समाजीकरण होता है और दूसरा बताया द्वितीयक समाजीकरण होता है। ठीक, प्राथमिक समाजीकरण जो कि प्राथमिक समूहों द्वारा होता है, जब उसके जो निकट संबंधी जो प्राथमिक समूह जैसे परिवार, मित्र मंडली और जो सगे संबंधी, वो प्राथमिक समूह जो भी होते हैं, तो उनमें जो उसका समाजीकरण होता है, जो जो चीज़ें वो प्राथमिक समूहों में सीखता है, वो उसका प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। ये बच्चा बचपन में ज़्यादा सीखता है, बाद में भी सीखता है, बट मेनली उसके बचपन पे ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। द्वितीयक समाजीकरण, ये भी मेटा स्पेंसर ने ही बताया है कि जब द्वितीयक समूह द्वारा किया जाता है, जो सेकेंडरी ग्रुप है, जैसे विद्यालय में गया, शिक्षण संस्थाओं में गया, कुछ राजनीतिक संस्थाओं में गया, कहीं पर वो काम करने के लिए गया, तो वहाँ पर जो जो नियम, जो कार्य करने के ढंग और जो जो नई बातें वो सीखता है, वो द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं, जिसको मेटा स्पेंसर ने नाम दिया था उत्तर समाजीकरण। ठीक,
तो एक होता है प्राथमिक, जो प्राथमिक समूह में वो सीखता है, और फिर उसके बाद जब वो बाहरी दुनिया से संपर्क करता है तो उसका द्वितीयक समाजीकरण होता है। तो ये तो होता है समाजीकरण की वो अच्छी चीज़ें सीख रहा है। फिर कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कुछ अच्छी चीज़ों के साथ साथ में कुछ बुरी चीज़ें भी सीख लेता है, जो कि उसको नहीं सीखनी चाहिए या जिनसे उसको दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सीख लेता है। तो वो चीज़ें कहलाती हैं नकारात्मक समाजीकरण। मतलब समाज ने जिन नियमों को स्वीकार नहीं किया, जिन नियमों को अस्वीकार कर रहा है, उसको भी बच्चा सीख रहा है। चोरी करना एक इसी तरीके का समाजीकरण है कि समाज कभी भी नहीं सिखाता, या बच्चे के परिवार वाले या उसके कोई भी सगे संबंधी या दोस्त उसको नहीं सिखाते, लेकिन कहीं से देख के किसी भी तरीके से धीरे धीरे, जैसे उसने एक घर में ही पहले कुछ चुराया, उसको पनिशमेंट नहीं मिला, फिर उसके बाद फिर उसने बाहर से स्कूल में वो चीज़ दोहराई, फिर उसके बाद वो और ज़्यादा बाहर, तो इस तरीके से वो कुछ ऐसे मूल्य हैं जो कि समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, अस्वीकृत हैं, लेकिन उसको सीख रहा है। समाज विरोधी व्यवहार, उनको सीखना नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। फिर अगर उसने कुछ गलत सीख लिया है तो समाज कहता है कि भूल जाओ, भूल जाओ, हम माफ़ कर देंगे। तो क्या है कि वो विसमाजीकरण की प्रक्रिया आएगी उसकी, कि पुराने जो सीखे गए मूल्य हैं उनको भूल जाना। अब ये हम लड़कियों के संबंध में भी लागू होता है कि जब हम किसी नए परिवार में जाते हैं तो हम अपने पहले वाले मूल्यों को हमको छोड़ना पड़ता है। तो विसमाजीकरण की प्रक्रिया, अच्छा विसमाजीकरण हमने कर दिया, अपने पहले के मूल्यों को भूल गए, तो अब हमें नए मूल्य तो दो। तो उसके लिए क्या होगा, पुनः समाजीकरण, कि जो हमने भुला दिया था अब हमें नए मूल्य फिर से मिलेंगे। तो फिर से नए मूल्यों को सीखना, कि जैसे शादी हो गई, हमने अपने पहले के मूल्यों को विसमाजीकरण के माध्यम से भुला दिया, तो पुनः समाजीकरण में हमें नए मूल्य सीखने को मिलेंगे। ठीक, और ये पुनः समाजीकरण आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हो। जैसे कोई भारत का निवासी किसी दूसरे देश में रहने गया, तो अब वो भारत के मूल्यों को छोड़ दिया उसने, तो ये विसमाजीकरण है। और जब उसने पश्चिमी सभ्यता के नियमों को सीख लिया या अपना लिया, तो ये पुनः समाजीकरण है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है प्रत्याशित समाजीकरण, जो कि दिया था मर्टन ने, कि हमें भूमिका वो मिली नहीं है, मिलने वाली है। भविष्य में मिलने वाली भूमिका के लिए हम जिन मूल्यों को सीखते हैं, कोई भी भूमिका हमें फ्यूचर में मिलने वाली है, तो उसके लिए जैसे लड़कियों को तैयार किया जाता है विवाह के लिए, कि तुम्हें भावी भूमिका मिलने वाली है पत्नी की, बहू की, उसके लिए तैयार रहो। आपको तैयार किया जा रहा है अभी भावी भूमिका प्रोफेसर या लेक्चरर की, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो रहे हो। तो भावी भूमिका मिलने वाली है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो है प्रत्याशित समाजीकरण। इसको बोलते हैं पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। ठीक है, तो ये थे समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसको अच्छे से समझिए, इसको नोट डाउन करिए। फिर समाजीकरण का हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।